एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत छोटा चैप्टर है ये, बिल्कुल कहानी की तरह समझना है। जो जो मैं बोलूँ उसको इमेजिनेशन अपने माइंड में करनी है, बिल्कुल कहानी की तरह। बिल्कुल सिंस 1947 से अब तक की इस पूरी बुक में कहानी है। तो पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे इसका। तो पहले आपको फोटोग्राफ दिख जाएगी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक यूनिटी दिखा रहे हैं। एंड हिंदू और मुस्लिम, ये कोलकाता की पिक्चर है जो कि 1947 की है। एंड ये एक यूनिटी दिखा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की। फिर आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमारा चैप्टर फर्स्ट है। क्या क्या चैलेंजेस आए हमारा जब देश आज़ाद हुआ था। ये खुशी की बात तो थी पर साथ में कहीं ना कहीं दुख बहुत ज़्यादा था। डिविजन्स ऑफ हार्ट्स, लाइक बहुत ज़्यादा पार्टीशन का ट्रॉमा सहना पड़ा था लोगों को। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। एंड इसको वन शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल कहानी की तरह सुनाएंगे। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने, याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बहुत सारे बच्चे रेड फोर्ट करके आते तो रेड फोर्ट इसका आंसर रॉन्ग होगा। उन्होंने वहाँ से स्पीच नहीं दी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रात को स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे बता दूँगी। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, कब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें रात को ये स्पीच बोली गई, नेहरू ने बोली, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद दो ऐसे गोल्स थे जिसके ऊपर पूरे सभी लोग एग्री थे कि हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो पहला तो था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हम अपने देश को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू चलाएंगे। अब डेमोक्रेसी तो होनी ही होनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड फॉर ऑल, पर्टिकुलर द पुअर एंड द सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप। और जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो सभी के भलाई के लिए करे, खासकर किसके, पुअर और जो सोशल बैकवर्ड, पिछड़े इलाके, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए खासकर करे। उसके बाद मैं इसमें सिर्फ वन शॉट बता रही हूँ, तो इसमें अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। उसके बाद आ जाते हैं 3 चैलेंजेस क्या क्या आए थे हमें। ऐसे 3 चैलेंजेस क्या आए थे जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो सबसे बड़ा चैलेंज आया था यूनिटी। तो यूनिटी, इतनी डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, ट्रेडिशन अपनाने वाले, और कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, हर तरीके से अलग, इतनी डाइवर्सिटी के साथ एक नेशन को यूनिटी लाना बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। तो इंडिया में सबसे पहले यूनिटी लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। भाई हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत कम था, पुअर लोग बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसे में डेमोक्रेसी लाना बहुत मुश्किल काम था। इंडिया ने अडोप्ट करा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये MCQ भी बन सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई इतनी पुअर रिलेटेड कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे लाएं। तो ये दूसरा चैलेंज था। थर्ड हमारे पास था डेवलपमेंट कैसे करें। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट में क्या आता है, गरीबी हटाना। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखा है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि वेलफेयर गोल। हमने पढ़ा भी है 11th क्लास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि उसमें वेलफेयर के बारे में बताया गया कि हर एक सोसाइटी, और ऐसा नहीं कि हमें कोई स्पेशल सेक्शन का ही डेवलपमेंट करना, नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका डेवलपमेंट करना है। ये हमारा थर्ड चैलेंज है। हमारे 3 चैलेंज है, यूनिटी, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी और थर्ड डेवलपमेंट। तो ये तीनों आपको दिख रहे होंगे 3 स्टैम्प्स है जो कि इशू हुए थे 1950। इस पर भी MCQ बन सकता है। हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, तो मतलब डेट याद रखना, 1950 को ये तीनों स्टैम्प इशू हुए थे। एंड इन पर कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई है, लाइक 2 आना 2 आना 2 आना, तीनों पे 2 आना है। बस डेट याद रखना 1950 को ये। उसके बाद ये इतना काम का नहीं है, बस इनके आप नाम पढ़ सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है पार्टीशन।
पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया था, तो ऑब्वियसली बात है जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे ना, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तभी ही हमारा पार्टीशन हुआ था। मतलब जो पार्टीशन है और जो इंडिपेंडेंस है वो इंडिया को सेम डे, सेम टाइम, सेम मंथ में मिला था, 15 अगस्त 1947 मिडनाइट। तो उस टाइम पे टू नेशन थ्योरी लेके आए थे कौन? मुस्लिम लीग लेके आए थे। और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई थी, इस पर भी क्वेश्चन आता है। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। मुस्लिम लीग एक लीग है, ऑब्वियसली सी बात है। इस पर टू नेशन थ्योरी इसने लेके आई थी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है? इनका कहना था जो मुस्लिम है उनके लिए तो पाकिस्तान है, और जो हिंदू है उनके लिए क्या है? इंडिया है। तो ऐसे दो रिलीजन है, तो हमारे में मेजोरिटी में दो रिलीजन, तो हम ऐसे ही वो इंडिया में चले जाएंगे, वो पाकिस्तान में। इसलिए उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी। बट कांग्रेस ने इस चीज़ का अपोज करा। उन्होंने कहा नहीं, ये हम और इस थ्योरी का भी अपोज करा, और साथ में जो पाकिस्तान की डिमांड चल रही थी कि पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनना चाहिए पाकिस्तान नाम का, उसका भी अपोज करा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो हमारे प्रोसेस, हमने क्या सोचा? तो हमने सोचा कि हम एक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। क्या प्रिंसिपल फॉलो करेंगे? रिलीजन मेजोरिटी। कि मान लो यहाँ मेजोरिटी में मुस्लिम है तो ये पाकिस्तान का हो गया, और यहाँ हिंदू है तो ये इंडिया गया। हमने सोचा कि ये बड़ा आसान काम है, हिंदू तो इंडिया में चले जाएंगे, मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएंगे, ये तो बड़ा आसान काम हो गया भाई। पर इतना आसान नहीं था। जो हमारा प्रिंसिपल था, हम कह सकते हैं कि फेल हो चुका था। कैसे? ऐसे क्या दिक्कतें आई थी हमें कि ये प्रिंसिपल हमारा जो फेल हो चुका था? तो पहली दिक्कत ये आई थी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मेजोरिटी एरियाज़ इन ब्रिटिश इंडिया। कोई भी सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी हमारे ब्रिटिश इंडिया में। उस टाइम पे इसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा, जैसे मान लो हम लाइक ये कोई पर्टिकुलर एरिया कहते हैं कि हाँ ये कोना है, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो ये हो गया पाकिस्तान का। ऐसा नहीं था। कहीं पर वो टुकड़ों में फैले हुए थे पूरी इंडिया में, तो ऐसे हम एक एरिया को नहीं कर सकते थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। और ऊपर से जो पाकिस्तान था वो खुद ही टुकड़ों में बटा हुआ था। पाकिस्तान एक जगह तो वेस्ट में था, एक जगह ईस्ट में था, और पाकिस्तान के बीच में क्या थी? इंडिया की लार्ज एक्सपेंस टेरिटरी थी। मतलब खुद ही पाकिस्तान ऑलरेडी वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में बटा हुआ था, तो इसके वो टुकड़े खा देना तो बहुत मुश्किल काम था। तो पहले चैलेंज ये था। दूसरा, कोई भी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो सभी के सभी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। मतलब मुस्लिम ही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद खान अब्दुल गफ़र खान कौन थे? फ्रंटियर गांधी थे। और ये एक एरिया का नाम है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, एक एरिया का नाम है जिसके लीडर थे खान अब्दुल गफ़र खान। तो ये नहीं चाहते थे कि जो इनका ये एरिया है ना, ये पाकिस्तान में मर्ज हो। तो इन्होंने भी टू नेशन थ्योरी का अपोज करा था। तो याद रखना, कांग्रेस ने और फ्रंटियर गांधी ने इस चीज़ का अपोज करा था, टू नेशन थ्योरी का। तो इनके ना चाहते हुए भी, कांग्रेस के बिना चाहते हुए भी, पाकिस्तान अलग स्टेट बन गया, अलग कंट्री बन गया। और जो खान अब्दुल गफ़र खान, इनका जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये भी पाकिस्तान में मर्ज हो गया इनके ना चाहते हुए भी। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था ना, मतलब जो मुस्लिम थे वो मेजोरिटी में कहाँ थे? मेनली पंजाब में और बंगाल में। और वहाँ पर जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि हम इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकते हैं, लो लेवल पे इनको हम रिलीजन मेजोरिटी पे डिवाइड कर देंगे। वही हिंदू मुस्लिम पे ऐसे डिवाइड कर देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसे डिसाइड तो करा, मतलब सोचा तो सही, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। इम्प्लीमेंट नहीं करा गया तो दिक्कत क्या आ गई? The large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan। मतलब लोगों को यही नहीं पता था इंडिपेंडेंस के दिन कि हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं। तो पाकिस्तान के इस पार्टीशन की वजह से बहुत बड़ा डीपेस्ट ट्रॉमा आया था पार्टीशन में। लोगों को यही नहीं पता था कि वो इंडिया में खड़े हैं या पाकिस्तान में। फोर्थ चैलेंज क्या था? माइनॉरिटीज़ थी दोनों साइड ही। लाखों हिंदू और सिख थे, वो पाकिस्तान में थे, और उतने ही लार्ज नंबर में मुस्लिम इंडिया में थे, पंजाब और बंगाल में, और कुछ एरिया दिल्ली का भी था। तो ये अपने आप को वहाँ पर फंसा हुआ मान रहे थे, और उनको वहाँ पर कैसे ट्रीट किया जा रहा था? ट्रीट लाइक अनडिज़ायरेबल एलियंस। मतलब उनके खुद के घर में उनको इनडिज़ायरेबल एलियंस। भाई खुद का ही घर हुआ ना,
जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले तो वो वहीं पर रह रहे थे, तो उनका घर ही तो था। उनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब उनके जो दादा दादा परदादा, वो सदियों से सेंचुरीज से वहीं पर रह रहे थे, तो उनका घर था। वहाँ से उनको जाने के लिए कह रहे थे तो वो जाना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत बड़ा, ये हमारा फोर्थ चैलेंज था। तो उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन में हमारे लोगों को मारा गया, मेम्ड का मतलब होता है जब तक वो बुरी तरह बेहोश होकर ना गिरे, उसको इतना पत्थर मारना, इतना मारना कि मतलब उसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए तब तक। मतलब बहुत क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट क्या है पार्टीशन का, भाई लोगों पे क्या असर पड़ा। तो ये फ़ोटो भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझनी और अच्छे से डीपेस्ट, तो आप गदर मूवी देख सकती हैं। सीरीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया। कम्युनल जोन क्या होता है? कम्युनल जोन का मतलब होता है रिलीजन के बेसिस पे इनको डिवाइड कर देना। वही हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड कर देना। मुस्लिम हिंदू और सिख के एरिया में जाने से अवॉइड करते थे, और जो हिंदू और सिख थे वो मुस्लिम के एरिया में जाने से अवॉइड करते थे कि वहाँ ना ही जाए हम। तो क्या रिजल्ट आया? जो माइनॉरिटीज़ थे दोनों साइड में, पाकिस्तान में, इंडिया में, वो सारे टेम्प्रेरी शेल्टर्स में रह रहे थे, जिनको हम रेफ्यूज़ी कैंप कहते हैं। जो पुलिस थी और एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो हम बोल सकते बिना काम की थी, वो लोगों की मदद नहीं कर रही थी। अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, मतलब वो किसी काम की थी, मदद ही नहीं कर रही थी लोगों की। उसके बाद किल, रेप्ड, और जो थाउजेंड ऑफ वुमेन थी उनको अबेक्टेड का मतलब होता है किडनैप कर लेना। दोनों तरफ रिलीजन्स का कन्वर्ट हो रहा था, ज़बरदस्ती शादी करके उनका रिलीजन बदला जा रहा था। जो वुमेन्स थी वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही मारी जा रही थी, अपने फैमिली ओनर को, मतलब जो घर की औरतें थी उनको उनके खुद के घर वाले उनको मार रहे थे। तो क्योंकि भाई ऐसा हो, फोर्स मैरिज वगैरह हो, इससे अच्छा तो उनको अपने फैमिली ओनर को बचाने के लिए उन्होंने खुद ही मार दिया। बहुत सारे चिल्ड्रन थे जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे। रेफ्यूजीज़ थे जो रह रहे थे रेफ्यूजीज़ कैंप में। उस टाइम पे राइटर, पोइट, फिल्म मेकर थे जो इंडिया के और पाकिस्तान के जो राइटर, पोइट, फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने इस जो पार्टीशन का जो दर्द था ना उसको कैसे मतलब एक्सप्रेस करा शॉर्ट स्टोरीज़ में, पोएम्स में, फिल्म्स में, नॉवेल्स में, लिख लिख के इस वायलेंस को मतलब एक्सप्रेस करा कि क्या क्या हुआ। इस ट्रोमा को, इस जो पार्टीशन का ट्रोमा है ना, इसको बोला जाता है डिविजन्स ऑफ हार्ट्स। उस टाइम पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का डिवीज़न नहीं होता, सिर्फ इन 3 चीज़ों का डिवीज़न नहीं होता, बल्कि किस किस का डिवीज़न हो गया था? टाइपराइटर, टेबल, चेयर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पुलिस बैंड, एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे वर डिवाइडेड। मतलब यहाँ तक कि कुर्सी तक भी नहीं छोड़ी लोगों ने, मतलब हर चीज़ डिवाइड कर डाली। 80 लाख लोग माइग्रेट हो गए, 5 से 10 लाख लोग मारे गए पार्टीशन में। उस टाइम पे हमारा जब ये सब कुछ पार्टीशन हो गया था तो हमने देखा भाई पॉपुलेशन का सर्वे वगैरह करा। 1951 में हमें पता चला कि पार्टीशन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर 10 से 12% मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है। उस टाइम पे हमारे लीडर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अब जो भी बच गए इनको सबको इक्वली ट्रीट करेंगे बिना लड़ाई झगड़े के। उस टाइम पे जो मुस्लिम 10-12% थी ना माइनॉरिटी में, इसको कौन सपोर्ट कर रही थी? मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी कि भाई वहाँ पर जो मुस्लिम नेशन थी कि उनको सपोर्ट कर रही थी। जो मैं लीडर्स कह रहे थे कि हम किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम आराम से रहेंगे। अब आता है महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। महात्मा गांधी सेक्रीफाइस क्या था? जिस टाइम हमें आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, उस टाइम पे वो कोलकाता में थे, क्योंकि कोलकाता में क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो उसको सुलझाने के लिए वो थे। उस टाइम पे उनको बहुत दुख भी हुआ कि भाई लोग उनकी अहिंसा, जो उनकी प्रिंसिपल है अहिंसा, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सत्याग्रह को फॉलो नहीं कर रहे, उनको बड़ा दुख हुआ। तो गांधी जी ने क्या करा, कोलकाता में उस टाइम पे काफ़ी मनाया उनको, वो सिचुएशन सही हो गई। उसके बाद लोग गलियों में आके सेलिब्रेट करने लग रहे थे इंडिपेंडेंस को, बहुत खुश हुए, नाच रहे थे, हंस रहे थे। गांधी जी ने एक प्रेयर मीटिंग करवाई, लार्ज क्राउड वहाँ पर आया एंड उन्होंने अटेंड करा मीटिंग को। उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम की फिर से लड़ाई हो गई, तो गांधी जी ने क्या करा, फास्ट रखा अपना शांति लाने के लिए। अगले महीने ही गांधी जी दिल्ली चले गए, वहाँ पर भी बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। तो मुस्लिम, तो उन्होंने वहाँ पर जाके क्या कहा कि जो मुस्लिम है ना उनको इंडिया में रहने दिया जाए, डिग्निटी मतलब शान के साथ और इक्वल सिटीजनशिप के साथ रहने दिया जाए, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की ड्यूज़ है वो भी इंडिया वापस लौटा दे, और दोनों के रिलेशन को अच्छे से रखे। और
ऐसे कहा गया कि मतलब मुस्लिम की तरफ उन्होंने साइड ले ली और ऐसे कह दिया कि भाई उनको इक्वल ट्रीट करो। उन्होंने अपना लास्ट फास्ट रखा था जनवरी 1948 को, और कोलकाता में जैसे रखा था वैसे उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली में भी रखूँगा तो शांति आ जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे फास्ट रखा। उसके बाद गवर्नमेंट जो इंडिया की थी उन्होंने ड्यूज़ भी दे दी थे पाकिस्तान के। फिर गांधी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? जो हिंदू रिलीजन को बहुत मतलब स्ट्रोंगली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, मतलब हिंदू के बहुत बड़े भक्त हैं ऐसे कह सकते हैं। उस टाइम पे प्रेयर मीटिंग रखी थी गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 को। उनका एक एक्सट्रीमिस्ट था जो कि उनके खिलाफ था, नथुराम, उनका नाम था नथुराम विनायक गोडसे। उन्होंने गांधी जी को 3 गोलियां मार दी और दिल्ली में इवनिंग प्रेयर मीटिंग में उनकी डेथ हो गई। अब भाई एक्सट्रीमिस्ट ने क्यों मारा? क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में आके गांधी जी ने क्या कह दिया कि इनको भी मिलना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि भाई जब मुस्लिम को पाकिस्तान में रहना चाहिए और हिंदू को इंडिया में रहना चाहिए, तो भाई अब क्यों कह रहे हो कि मुस्लिम, मतलब उनका मतलब जो मुस्लिम की साइड ली गांधी जी ने, उन्होंने कहा उससे उसको मतलब वो चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, आगे आते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट को उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था, मैंने भी कहा जो पहले था उसको इंडिया को क्या कहते थे हम? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में डिवाइड हो गया था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। और प्रिंसली स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा था? प्रिंसेस, जो प्रिंस थे वो कंट्रोल करते। प्रिंस कौन होता है? राजा, राजा का जो होता है उसको प्रिंसली स्टेट कह देते हैं। मतलब कहने को तो प्रिंसली स्टेट को कौन गवर्न कर रहा था? प्रिंस। पर जो अंदर से था ना इंटरनली, मतलब जो रियलिटी में कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। मतलब जो प्रिंस थे ना, राजा रानी, उनको कंट्रोल करने वाला, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी ना वही वो प्रिंस करते थे और वही वहीं पर लागू कर देते थे। कहने को वो, और बाहर से दिखाने को तो वो कंट्रोल करते थे, अंदर से कौन कंट्रोल करता? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? 566 प्रिंसेस स्टेट थे। ठीक है, तो जाते जाते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कह दिया था, जितने भी प्रिंसेस स्टेट के थे उनको कह दिया था कि भाई या तो तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या इंडिया को ज्वाइन कर लो या फिर तुम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो। तो जितने भी प्रिंसली रूलर्स थे उन्होंने सोचा, भी विचार करा, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक थ्रेट था कि भाई अभी तो पार्टीशन हुआ है, अब और पार्टीशन, इंडिया तो बिल्कुल बिखर ही जाएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई? तो रूलर थे ना ट्रांसकोर के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। निज़ाम थे ये हमारा, देख सकते हैं हमारा पार्टीशन से पहले क्या था, मतलब ऑलरेडी इतने टुकड़े थे। सोचो अगर ये अलग हो जाता तो हमारा इंडिया कितना कितना गंदा मैप दिखता, बहुत बिखरा बिखरा। अब कितना अच्छा लगता है। तो हैदराबाद के थे, उन्होंने भी, नवाब थे हैदराबाद के, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि भाई मैं इंडिपेंडेंस स्टेट बनाऊंगा। जो नवाब थे भोपाल के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन कर ली थी। ऐसे मतलब हमारे जो लीडर्स थे वो डर गए थे कि भाई अब हम नहीं होने देंगे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा इसके लिए, मतलब गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच थे, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस चीज़ को कैसे रोका, और मेन रोल किसका था? गवर्नमेंट अप्रोच, द इंटर गवर्नमेंट होती है टेम्प्रेरी गवर्नमेंट। उस टाइम पे कोई सरकार, इलेक्शन तो हुए नहीं थे, तो एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट रख रखी थी। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इसके अंदर, प्रिंसेस स्टेट को बनाने में, कि वे मतलब इन्होंने ही जा जाके हर प्रिंसेस स्टेट से कहा था कि भाई अलग मत हो, इंडिया में ज्वाइन कर लो। तो उस टाइम में ये होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, तो इन्होंने जा के बनाया। उस टाइम पे जो उड़ीसा था, जो आज उड़ीसा है, वो उस टाइम पे 26 स्मॉल स्टेट्स में था। गुजरात 14 बिग स्टेट्स में था और 119 स्मॉल स्टेट्स में अलग अदर स्टेट्स थे। तो गवर्नमेंट ने 3 अप्रोचेस रखी। पहली अप्रोच क्या रखी, तब जो लोग हैं ना, या तो वो खुद अपनी मर्जी से जो ज्वाइन होना चाहते हैं कि हाँ भाई हम तो इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार है, तो वो तो वैसे ही ज्वाइन हो जाए। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दे रही कि जो भी हमें ज्वाइन करेगा हम उसकी मर्जी मानेंगे, जो जैसा वो कहेगा हम वैसा करेंगे। मतलब उसको भाई तो अपनी मन चाहे इच्छा मांग सकता है कि जो भी रीज़न उसका ज्वाइन करेगा। तीसरा, भाई कोई इन दोनों में से कुछ भी नहीं मानेगा तो भाई उसको फिर लास्टली ज्वाइन करेंगे ही करेंगे ज़बरदस्ती, फिर उसमें तो उनकी मर्जी नहीं पूछी जाएगी।
तो इंडिपेंडेंस उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक एग्रीमेंट लाया गया कि जो इसको साइन करेगा वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे 4 ऐसे स्टेट्स थे, 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि नहीं मान रहे थे इंडिया का पार्ट। पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये ऐसे थे जिनके बहुत मनाने में डिफ़िकल्टीज आई थी। और क्या कहते हैं, जूनागढ़ का तो कैसे रिजोल्व हो गया था प्रॉब्लम, प्लेबिसाइड कॉन्फ्रेंट पीपल। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि लोगों से वोट करा लिया गया था कि आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर अपना इंडिपेंडेंट। तो लोगों ने इंडिया को ज्वाइन करने की इच्छा रखी। लास्ट में ये जूनागढ़ का तो ऐसे सोल्व हो गया। कश्मीर का आप आगे पढ़ोगे एंड हैदराबाद और मणिपुर का आप आगे पढ़ोगे। ये देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल निज़ाम है, निज़ाम के बारे में हम पढ़ते हैं। हैदराबाद क्या था, एक लार्जेस्ट प्रिंसेस स्टेट था जिसके क्या कहते हैं लीडर थे, रूलर थे। वो कौन थे, निज़ाम था। निज़ाम वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन था उस टाइम पे। मतलब आज की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को मिलाकर हैदराबाद था उस टाइम पे। तो निज़ाम नहीं चाहता था, निज़ाम ने पहले ही कह दिया था, स्टेंसिल एग्रीमेंट करा था। स्टेंसिल एग्रीमेंट किया था नवंबर 1947 में इंडिया के साथ। कह दिया था कि भाई हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। स्टेंसिल का मतलब होता है कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उस टाइम पे निज़ाम ने उस टाइम पे तेलंगाना में निज़ाम को मतलब बहुत लोगों ने अपोज करा, जो खासकर वुमेंस ने, पीजेंट्स ने, फार्मर्स जिनको बोलते हैं, इन्होंने अपोज करा बहुत स्ट्रॉन्गली। तो निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को, वो राजकर्स कहते थे, जो निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्सेस को राजकर्स कहते हैं, तो उसने बहुत अपोज करा और लोगों ने बहुत अपोज करा। तो निज़ाम ने ऑर्डर दे दिया अपनी मिलिट्री फोर्स को कि जाओ इन लोगों को रोको, चुप कराओ। तो भाई वो सी बात है। और जो नॉन मुस्लिम लोग थे ना उसके एरिया में, उनको तो मर्डर, मेम्ड, रेप्ड, लूटेड, लूट लिया, रेप कर दिया, मेम कर दिया। मेम मतलब मैंने बताया था, जब तक मारना जब तक उसकी हालत खस्ता ना हो जाए। तो जो नॉन मुस्लिम के साथ है उनके साथ तो ऐसा हो रहा था। तो सितंबर 1948 में इंडिया ने क्या अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, जाओ निज़ाम की फ़ोर्स को कंट्रोल करो। वो गए, उन्होंने कंट्रोल करा, निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद हमारा हो गया। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर के महाराजा थे बोधाचर सिंह। इन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं। तो हमने कहा था, क्या कहा था कि हम स्पेशल ऑटोनॉमी देंगे जो भी हमारा साइन करेगा। तो उन्होंने क्या मांगा, ये पब्लिक जो इसके एरिया की पब्लिक थी ना, उन्होंने महाराजा को कहा कि जाओ इलेक्शन करवाओ। तो जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन करवाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है इसको। मणिपुर में पहला ऐसा इलेक्शन, हमारा पहला इंडिया का ऐसा स्टेट था जहाँ पर इलेक्शन यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे करवाया गया था। तो ये MCQ बन सकता है। तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो मणिपुर की, उन्होंने बहुत गुस्सा करा बोधाचिन जो महाराजा थे कि आपने हमारी मर्ज़ी के बिना कैसे इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। तो लास्टली उन्होंने मदर एग्रीमेंट साइन कर लिया था सितंबर 1949 को। ये देख सकते हैं इस कार्टून में दिखाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे राजा से जाके कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लो। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। अब लोगों ने अपने क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर जो लोग थे ना, उन्होंने अपने लैंग्वेज और अपने रिलीजन बोल रही हूँ, अपनी जो इनका ट्रेडिशन है ना, हाँ वैसे बोल सकते हैं, हाँ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर अपना सेपरेट स्टेट मांगने लगे। लोगों ने कहा कि हम तो पंजाबी बोलते हैं, हमारा अलग करो, ऐसे ऐसे करके सब ने कहा। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा, हाँ अभी तो ये हुआ है, अभी तो हमने इनको बनाया है, तो अब ये लोग कैसे मांग रहे हैं। तो गवर्नमेंट बहुत डर गई थी इस चीज़ को भी लेकर कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो लोगों ने बहुत कहा और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। गवर्नमेंट ने उसको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसको छोड़ दिया कि नहीं अभी हम बाद में देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। उसके बाद नागपुर में सेशन भी हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी डिस्कशन भी करा था। उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करा जब गवर्नमेंट ने छोड़ दिया ना, कि पोस्टपोन कर दिया उस चीज़ को कि नहीं हम बाद में देखेंगे। तो वहाँ पर तेलुगु पीपल, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लोग थे, जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस था ना, उसमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लोग थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि हमें तमिलनाडु चाहिए, हाँ तमिलनाडु चाहिए, जो आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक मिला के उस टाइम पे तमिलनाडु था। उन्होंने विशालचंद्र मूवमेंट चलाया एंड आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट भी मांगा तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने। उन्होंने कहा कि हमें आंध्र प्रदेश स्टेट चाहिए। बहुत झगड़ा, बहुत प्रोटेस्ट करा। उसके बाद शिरामालू एक कांग्रेस लीडर थे, वो आए। वो वेंटीर गांधी थे, वो भी गांधी को फॉलो करते थे। उन्होंने 56 डे तक फास्ट रखा और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बहुत हंगामा मचा, बहुत और भी हंगामा मच गया।
वॉयलेंट हुआ बहुत ज़्यादा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए मांगा कि हमें आंध्र प्रदेश एक स्टेट चाहिए। फिर आखिर में गवर्नमेंट ने आके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हम आंध्र प्रदेश स्टेट बनाएंगे। दिसंबर 1952 को अनाउंस करा था, बना नहीं था। बना कब था? अक्टूबर 1953 को। और अक्टूबर 1953 को बनने के बाद हमारा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। कब? 1953 में। फिर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करा। उनसे पूछा क्या हमें भाषा के आधार पर डिफरेंट स्टेट्स बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो उन्होंने हाँ कहा था, और हाँ कहने के बाद उसको पास कर दिया गया था 1956 में SRC को, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। ठीक है, एक्ट पास कर दिया था और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। अब ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा है नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच, मतलब ये जो स्टेट्स के नाम दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ये किस किस से निकले हैं। तो गुजरात अभी मैं आगे पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ ले लेते हैं, फिर हम इनका आंसर देंगे। तो हमारा लास्टली हम आ चुके हैं, हम चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना, क्योंकि गुजरात वाले गुजराती बोलते थे और मराठी वाले मराठी। और कौन से स्टेट बने? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में हिमाचल और हरियाणा बना पंजाब से निकलकर। मेघालय बना आसाम से निकलकर 1972 में। मणिपुर त्रिपुरा भी इसके साथ ही बन गए थे 72 में ही। 1963 में नागालैंड बना। उसके बाद 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। ऐसे हमारे आज भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मांगते हैं, जैसे कि हरित प्रदेश वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मांगता है, पर अभी तक ऐसा कुछ इनके ऊपर काम नहीं किया गया। तो अब इन क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। तो गुजरात कहाँ से निकला? महाराष्ट्र से। हरियाणा निकला पंजाब से। मेघालय निकला आसाम से। और छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नेम टू स्टेट डेट वर अफेक्टेड बाय पार्टीशन, हमने बताया था पंजाब और वेस्ट बंगाल। नेम टू स्टेट टुडे डेट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी, तो इसका आंसर आएगा गोवा और पौंडीचेरी। अब तो गोवा स्टेट बन चुका है हमारा, तो नो डाउट गोवा कब स्टेट बना था। तो कमेंट में करके बताना कि गोवा कब स्टेट बना था हमारा। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिर भी आपको पहले ही बता दिया गया था अगर आपने पढ़ा हो तो 10th में। तो ये हमारा स्टेट ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। एंड वेल हमने कर लिया 1 शॉट। एंड इससे भी ज़्यादा आपको शॉर्ट में चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट चाहिए, तो आप कमेंट करना। एंड आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए बिल्कुल डीप, तो वो भी मैं इसकी वीडियो बना दूँगी। और कोई और चैप्टर की चाहिए तो भी बना दूँगी। ये अभी हम देख लेते हैं MCQ। मैचिंग देखते हैं। मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजन ग्राम, तो ये आप सोल्व करके बताएंगे। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कार्टून बेस्ड पिक्चर्स है, जो भी वीडियो आप रिकमेंड करेंगे कि ये बनाओ, मैं आपको बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और सिंपल बस और बिल्कुल स्टोरी की तरह देखने चाहिए ऐसे वीडियो, तो प्लीज़ रिकमेंडेड करना इस चैनल को।